नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और मेरे साथ आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। रोज रात 10 बजे प्राइम टाइम में हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं बजट की, क्योंकि बजट जब आता है तो काफी पेचीदा होता है। हमारे जैसे आम नागरिकों के समझ में जल्दी से सब कुछ नहीं आता है। हम सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट करते हैं कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, कितनी महंगाई कम होगी, क्या चीजें सस्ती होगी, सिर्फ इसी पर आम आदमी का फोकस रहता है। लेकिन बजट में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जिसके बारे में डिटेल जानकारी हम सबको होना जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब इनकम टैक्स पेयर्स हैं और जब हमें आईटी रिटर्न भरना होता है तो फिर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऐसे किसी एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत पड़ती है, उनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें बारीकियां नहीं पता होती है बजट की। तो आज बजट की बारीकियों पर एक विशेष चर्चा हमने डिजाइन की है और कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, उन सबसे आपको मिलवाऊंगी और जानेंगे कि आखिरकार बजट में वो सारी चीजें क्या हैं जिसके बारे में हर एक आम नागरिक को जानकारी होना जरूरी है। चलिए, मेरे साथ सूरत से चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश ठक्कर जुड़े हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। और हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट महावीर धारीवाल जुड़े हैं। महावीर जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया जी। और हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हार्दिक ठक्कर है, जो फिलहाल इंडिया में नहीं है लेकिन सूरत से ही बिलोंग करते हैं और मुझे लग रहा है दुबई से हमारे साथ जुड़े हैं। सही कह रही हूँ मैं सर? यस यस यस। हेलो हार्दिक हेलो एवरीवन। यस, थैंक यू चर्चा में आपका भी फॉर द स्वागत इनवाइट। है। और सबसे पहले मैं आप सभी से 2-2 मिनट की प्रतिक्रिया चाहूंगी कि बजट आपकी नजर में क्या है, क्योंकि एक आम आदमी की नजर में बजट बहुत छोटा सा होता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, शेयर बाजार कितना बढ़ा, अब इनकम टैक्स पर क्या छूटे, बस थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें होती है लेकिन डिटेल जानकारी हमें नहीं होती है। और इसलिए मैंने आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसमें जोड़ा है कि आखिरकार वो जो डिटेल्स हमारे लिए जानना जरूरी है वो क्या है। सबसे पहले 2-2 मिनट आप सबकी लूंगी और 2-2 मिनट में हमें समझाइए, प्लीज हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि कॉमन मैन के लिए बजट थोड़ा सा सिर के ऊपर से चला जाता है। मुकेश जी, क्या है बजट में इस बार जो आम नागरिकों के लिए जानना जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊंगा कि मोदी गवर्नमेंट के थर्ड, तो जनरली जो मोदी सरकार की जो वोट बैंक है मिडिल क्लास है। तो ये थर्ड टर्म में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि जो मिडिल क्लास के लिए कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स बजट में दिए हुए, पहली बार मोदी सरकार की गवर्नमेंट में हुआ है और वो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। और सबसे आप सबको पता है जैसे कि जो 12 लाख या 1275 का जो उन्होंने बेसिक जो टैक्स फ्री दिया, वो बहुत अच्छी बाबत है। इसके अलावा इस बजट में मैं जान सकता, ये बजट में एक और है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लास्ट 5-7 बजट से मैं देख रहे थे कि भी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलॉटमेंट जो रहता है वो ज्यादा कर रहे थे, बट वहां से ध्यान हटा के इस बार उन्होंने गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक गरीब के लिए, यूथ के लिए, फार्मर के लिए, नारी के लिए जो 4 पिलर्स है के ऊपर और उनको स्पेसिफिक ज्यादा अलॉटमेंट और उनके लिए काम किया है। इसके अलावा और बात करें तो एमएसएमई, तो एमएसएमई के लिए भी गवर्नमेंट ने अच्छे खासे इस बार स्पेशल फैसिलिटीज और बहुत सारे बेनिफिट्स जो उन्होंने दिए हैं। तो ओवरऑल ये सब कंसीडर करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि रियली ये बहुत अच्छा बजट है। जी, पिछले कुछ सालों से लोगों के हाथ में ज्यादा कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन इस बार जो बजट आया है वो हर एक वर्ग को उसमें शामिल करने की कोशिश की है। कितना फायदेमंद होता है ये तो आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट महावीर धारीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। महावीर जी, आपकी नजर से बजट कैसा है? 10 में से अगर नंबर देना चाहे कितने, और क्या क्या हाईलाइट मेन पॉइंट्स है जो हर लोगों के लिए जानना जरूरी है? जी बिल्कुल मयूर जी, बजट बहुत ही बढ़िया है। ये पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें मध्यम वर्ग को, मुख्य रूप से मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए सब चीजों का इसमें समाधान किया गया है, समावेश किया गया है। मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स के प्रावधान तो सभी लोगों को पता ही है कि उन्होंने 12 लाख और 12,75,000 रुपए तक की टैक्स छूट दी है, जैसा मुकेश जी ने भी बताया। बट इसके साथ साथ बहुत सारे स्टार्टअप है, एमएसएमई की क्राइटेरियाज है। इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी के भी रिलीफ जो उन्होंने दी है गवर्नमेंट में, स्पेसिफिकली फॉर क्रिटिकल इलनेस, जिसमें जानलेवा बीमारी होती है, उसकी जो बीमारी के संदर्भ में जो भी दवाई होती है उसमें भी बहुत सारी रियायतें गवर्नमेंट ने दी है। तो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूँ कि ये पहला ऐसा बजट है जिसमें गवर्नमेंट ने मध्यम वर्ग को, जिसमें लो इनकम से जो हायर इनकम के बीच का जो वर्ग है, जो मुख्य रूप से 10 से 15 से 20 लाख रुपए के आय का कमाता है, उस वर्ग को स्पेशल अटेंशन देके इस बजट को इसमें ध्यान रखा गया है।
और अगर आप बात करते हैं कि 10 में से कितने नंबर देने चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो ये 9 साढ़े 9 नंबर का बजट है, तो मुझे तो इसमें कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं दिख रही है। चलिए क्या बात है, पूरे के पूरे नंबर मिल रहे हैं इस बार मोदी सरकार को और मोदी सरकार के बजट को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार लगातार 8वां बजट पेश किया है। हार्दिक जी, आप बताइए बजट को, आप क्योंकि आप सब एक्सपर्ट है इस मामले में, तो आपने जो देखा, समझा, परखा बजट, क्या समझ में आ रहा है आपको इस बार कि कितना आम नागरिकों को फायदा कर पाएगा? Yes, I mean, I must say कि ये बजट definitely it's for middle class people and this definitely will help to the middle class people and this budget is, I must say in one line, this budget is for middle class. Okay, so जो मिडिल क्लास को जो बेसिकली ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, बट जितना जैसे कि हमारे इनकम टैक्स में क्या फायदे हो रहे हैं या हमारे जीएसटी में या रोजमर्रा की जो जरूरत है वहां पे कितने रेट कट्स हो रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम. Okay, जी। so in this budget Nirmala Sitharaman has definitely given and like benefits to everyone. And in this budget there is like every like हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है, like जिसका इनकम 4 lakhs to 8 lakhs 12 lakhs 16 lakhs 20 lakhs, तो हर किसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है. और मैं ये जानता हूँ कि ये बजट से देश की अर्थव्यवस्था को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा. And ये I really appreciate the master stroke like reducing the basic exemption limit for the middle class people. So increasing the basic limit to 12 lakhs. मैम एक चीज में Yes, and I must rate this budget to 8. Definitely हमको कितना भी दिया जाए तो हम लोग कुछ satisfy नहीं होते हैं, but there are few points where they have not addressed. So हमें काफी सारी चीजों पे और भी काम करने की जरूरत है. इसके लिए I must say this budget out of 1 to 10 I'll rate it to 8. जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजों की गुंजाइश अभी भी है। मुकेश जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बताइए। यस मैम, यस। हम पिछले या एक आध साल से देख रहे थे कि ओवरऑल जो स्पेंडिंग है, पीपल्स की स्पेंडिंग है, वो कम हो रही थी और इसकी इफेक्ट ओवरऑल कंपनीज के प्रॉफिट पे आ रहा था. और इसका सीधा इफेक्ट आप शेयर मार्केट में भी देख सकते हो. लास्ट 3-4 महीने से शेयर मार्केट ऑलमोस्ट सब कंपनीज के प्रॉफिट से सब डाउन हो गए. तो अल्टीमेटली जो रीजन मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो स्पेंडिंग, लोगों की स्पेंडिंग है, कम हो रही थी. तो गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट देके करोड़ रुपीस अराउंड का जो इनकम टैक्स में लोग गवर्नमेंट जो वेव कर रही है, जो बेनिफिट गवर्नमेंट जनता को दे रही है, अल्टीमेटली यही सिस्टम में आएगा और इससे कंजम्पशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली इसी का इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिट और इफेक्ट आएगा और ओवरऑल ये इकोनॉमी को बूस्ट देगा. ये चलिए, आशा करते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, क्योंकि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महासत्ता और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर इस बार का बजट दिया गया हो, ऐसा लगता है. लेकिन बजट समझना थोड़ा सा हमेशा मुश्किल तो रहता ही है कि अगर 12 लाख तक आपको इनकम टैक्स में छूट दी गई है, तो फिर 5% और 10% जो लगाए गए हैं 4 से 8 लाख पर, 8 से 12 लाख पर, ये सब क्या है मुकेश जी? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है आम आदमी के लिए, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए. इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लैब समझते हैं मैम. यहाँ पे 0 to 4% जो है, 4 लाख तक नील है, 4 से 8 है 5% है, 8 से 12 है 10% है, 12 से 16 है 15% है, 16 से 20% है, 20 से 24 25% है और 24 के ऊपर जो है 30 लाख रुपीस है. अभी जब निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि 12 लाख तक की इनकम, जिनकी भी इनकम 12 लाख तक की, उनको 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना है 12 लाख तक. और सैलराइड केस के लिए उन्होंने 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है. तो सैलराइड के अमाउंट बन जाती है 12,75,000. अभी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि 12 लाख तक सपोज कोई टैक्स है ही नहीं, तो ये 4 लाख से 8 लाख तक 5% क्यों रेट है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% क्यों रेट है. तो बेसिकली सबको ये जानना जरूरी है कि जिनकी इनकम 12 लाख या 12,75,000 तक है, उनको कोई टैक्स भरना नहीं है. बट जिनकी इनकम जैसे ही ये जो लिमिट है उससे क्रॉस होती है, तो उनका इनकम जो कैलकुलेशन है वो 4 लाख से स्टार्ट होगा. तो उनको 4 लाख, जिनका भी इनकम 12 लाख या 12,75,000 से क्रॉस हो जाता है, उनका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो 4 लाख से ही, उनको टैक्स तो 4 लाख से ही भरना है. तो जैसे 4 लाख से 8 लाख तक उनको 5% भरना है, 8 लाख से 12 तक 10% है और 12 लाख से ऊपर जो कंटिन्यूस स्लैब है उसके हिसाब से भरना है. तो ये इनमें गवर्नमेंट ने जो उनकी इनकम 12 लाख तक है, उनको 4 लाख से 12 लाख तक की तो जो टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है 5% और 10% के हिसाब से उनको रिबेट के तरीके से दिया हुआ है.
तो जिनकी 12 लाख या 12,75,000 है उनको गवर्नमेंट ने रिबेट के तरीके से अलग से इनको बेनिफिट दिया है। बाकी जो बेसिक 4 लाख की है वो सबको एप्लीकेबल तो सबको है। और इवन इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की जो जवाबदारी है या जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से है। इसमें ऐसा नहीं है कि 12 लाख मतलब 12 लाख इनकम है तो मुझे कोई टैक्स भरना नहीं है तो मुझे रिटर्न भी भरने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जैसे ही क्रॉस होती है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इसमें इवन दो आपका टैक्स भरना नहीं आ रहा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इसमें। जी बिल्कुल, यानी इनकम टैक्स रिटर्न तो हम सबको फाइल करना ही है, भले आप इसे डील फाइल करें लेकिन फाइल जरूर करना है। अब ये बात मेरी समझ में आई जो मुकेश भाई ने हमें समझाई कि अगर आपकी इनकम 13 लाख है तो ऐसा नहीं है कि आपको 12 लाख के बाद का टैक्स चुकाना है, आपको टैक्स तो 4 से 8 और स्लैब सेलेक्ट करके चुकाना होगा, बराबर है? ये मैं सही समझ रही हूँ? यस मैम, यस मैम। जी ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, महावीर जी के पास चलती हूँ। महावीर जी, मार्जिनल रिलीफ की जो बात आई है वो क्या है? मार्जिनल रिलीफ आखिरकार क्या कहना चाह रहा है, क्या इंडिकेट करता है? जो टैक्स स्लैब है 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, ये स्लैब का परसेंटेज टैक्स रेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बता दिया है। गवर्नमेंट ने जो टैक्स का मैकेनिज्म इस तरीके से किया है कि जो भी 12 लाख रुपए तक का टैक्स कैलकुलेट होता है, अगर आप स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 रुपए का टैक्स पेबल आता है। अगर हम मान के चलते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का छूट नहीं है, रिबेट नहीं है, तो 4 से 8 लाख के ऊपर 5% और 8 से 12 लाख के ऊपर 10%। अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो 60,000 रुपए का टैक्स भरना आता है। तो गवर्नमेंट इस टैक्स को एज ए रिबेट के माध्यम से गवर्नमेंट ने छूट दी, इस रिबेट को 87A के अंतर्गत छूट दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 12 लाख रुपए की किसी की आय है तो उसके ऊपर टैक्स पेबल आता है 60,000 रुपए और गवर्नमेंट उसको 60,000 रुपए की टैक्स रिबेट दे देती है। तो अभी प्रश्न आता है कि जिसका इनकम 12 लाख से 12,10,000 रुपए, तो जैसा मुकेश जी ने बताया कि उसको 4 लाख रुपए से लेके सब स्लैब उसको एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि जैसे कि 12 लाख रुपए तक मुझे टैक्स भरना नहीं आ रहा है, तो क्या मुझे 12,10,000 रुपए की इनकम के ऊपर 4 लाख से लेके अब तक का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि अगर 12 लाख रुपए तक हमारा टैक्स फ्री है तो 10,000 रुपए की इनकम बढ़ते ही मेरा टैक्स इंक्रीमेंटल टैक्स कैन नॉट एक्सीड माय इंक्रीमेंटल इनकम। इसका मतलब अगर 10,000 रुपए की इनकम बढ़ने से मेरा 10,000 रुपए से ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी नहीं आना चाहिए। इसी सुविधा को गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ बुलाया। इसका मतलब जब तक 12,60,000 रुपए तक का मेरा इनकम नहीं आता तब तक मुझे एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। जी जी जी, तो बड़ी समझने वाली ये सारी बातें हैं कि छोटी छोटी बातें होती हैं जो आम नागरिकों के समझ नहीं आती है, और इसलिए वैसे जब से बजट आया हम लगातार इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं और एक्सपर्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज इस शो को हमने डिटेल में डिजाइन किया है कि आखिरकार किस तरह से हमें बजट समझना चाहिए। चलिए हार्दिक भाई के पास चलती हूँ। ये न्यू इनकम टैक्स बिल क्या है हार्दिक जी, ये बताइए, और इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ेगी अब? सी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी बेसिकली हम लोग काफी टाइम से देखते आ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, सो 1961 से एक ही चीज कंटिन्यू काफी टाइम से होते हुई आ रही है। इन बिटवीन जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगा वैसे वैसे उन्होंने अमेंडमेंट्स किए, चेंजेस किए। सो अभी इतने सालों में अगर आप एक सिंपल भाषा में समझे तो वो खिचड़ी हो चुका है। तो अभी तक फॉर योर इंफॉर्मेशन 23 चैप्टर्स एंड 298 सेक्शंस अवेलेबल है अपने इनकम टैक्स एक्ट में, एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में। ओके, सो इसको थोड़ा रिवैम्प करने की जरूरत थी ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो भी नया आने वाला है, नया जो डायरेक्ट जो बिल आने वाला है, तो उसमें उन्होंने काफी सारी चीजों पे ध्यान दिया है। जैसे उन्होंने सजेशंस मंगाने चालू कर दिए थे काफी टाइम से, फिर उसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड जो नया न्यू बिल जो आने वाला है, जो मैडम ने प्रेजेंट अभी नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक में जो करने वाले हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो एग्जिस्टिंग हमारी इनकम टैक्स है उसे हाफ हो जाएगी हमारी एक्ट। ओके, जो उसमें वर्ड्स है या फिर जितने चैप्टर्स है या जितने नंबर ऑफ एक्ट पर्टिकुलरली सेक्शंस है, तो उसे आधे हो जाएंगे। और जितने जरूरी है, जैसे काफी चीजें हैं जैसे अबॉलिश हो चुकी है या अभी जिसके कोई यूज नहीं है, वैसे काफी सारी चीजें इसमें से निकाल दी जाएगी। सो कहने का मतलब है कि ये अभी मुझे ऐसा लगता है कि काफी शॉर्ट एंड सिंपल टैक्स बिल रहेगा जो नया आएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि इट विल लीड टू सर्टेन reduce ambiguities and everything. So this will be helpful. The new tax bill will definitely be helpful, and I think it will be presented in near future. I mean this coming week.
जी, बिल्कुल। छोटा मोटा संविधान में बदलाव हमेशा जरूरी होता है क्योंकि अब सब कुछ बदल रहा है, हमारा जो फोकस है बदल रहा है, हमारा विजन बदल रहा है। भारत को हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की ओर जब आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव जरूरी था, हुआ है, और आने वाले कुछ दिनों में नया बिल भी प्रस्तुत हो ही सकता है संसद में। इस पर लगातार चर्चा भी चल रही है, और हो सकता है नागरिकों के हित में थोड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है उसे कम करके सिंपल टैक्स का अगर लाया जाए तो आम नागरिकों के लिए भी समझना काफी आसान हो जाएगा। नया रिजीम दिया गया है, लेकिन मुकेश जी, क्या ओल्ड रिजीम में कोई बदलाव किया गया है सरकार की ओर से? मैम, इसमें जो रिजीम जो है, गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक जो एसएससी है जो रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, न्यू रिजीम में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको कोई सपोर्टिंग देना है, ना प्रूफ देना है। तो इससे क्या होगा कि न्यू रिजीम में सिंप्लीफाई हो जाएगा और लिटिगेशन कम होगा। तो गवर्नमेंट ने न्यू लास्ट आप 2-3 साल से देखो कंटिन्यूअसली वो सपोर्ट करे न्यू रिजीम को। तो इस बार इसलिए उन्होंने ओल्ड रिजीम में कुछ भी चेंज नहीं किया है, वैसा का वैसा रेट और वैसा का वैसा स्ट्रक्चर रखा है। और मेरे हिसाब से अभी वो रिडंडेंट हो जाएगा, इस साल से या नेक्स्ट ईयर से रिडंडेंट हो जाएगा। ऑलमोस्ट कोई भी उस रिजीम में रिटर्न फाइल नहीं करेगा। जी, तो ये भी जानकारी आपके लिए, सबके लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। महावीर जी, मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है कि क्या सैलरी क्लास के लिए कितनी इनकम सरकार ने टैक्स फ्री की है? देखिए, सैलरी क्लास में जैसा कि बताया कि 12 लाख रुपए तक ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रिबेट के माध्यम से उसको टैक्स फ्री कर दिया है। सैलरी क्लास के लोगों को 75,000 रुपए का एक और स्पेशल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए तो 12,75,000 रुपए की जो आय होगी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स दे नहीं होगा। बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि न्यू रिजीम में जो सैलरी क्लास पहले इंटरेस्ट ऑन होम लोन, एचआरए बेनिफिट, बहुत सारे अलाउंसेस, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, जो बहुत सारे डिडक्शंस क्लेम करते थे, फिर उन्हें वो सब क्लेम करने को नहीं मिलेंगे। अभी जो भी इनकम आएगी उनको पूरा टैक्स स्लैब के अनुसार उनको टैक्स पेबल रहेगा। इसमें मैम एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो 12 लाख और 12,75,000 है, इसमें स्पेशल रेट टैक्स जो भी है, स्पेशल रेट इनकम है, जैसे कि कैपिटल है, जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है, या भी लॉटरी इनकम है, जो स्पेशल रेट इनकम जो भी है, स्पेशल रेट टैक्स वाले जो भी, तो वो कवर नहीं हो गए। इसलिए तो जो बेसिक 4 लाख की लिमिट है वही रहेगी। उसके ऊपर जितनी भी इनकम होगी, इसके ऊपर उनका जो भी स्पेशल रेट लगता है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ये बहुत जानने वाली चीज है कि 12 लाख स्पेशल रेट के लिए नहीं है, वो नॉर्मल इनकम के लिए है। जी, तो वो जो कंफ्यूजन है 12 लाख और 12,75,000 का, वो ज्यादातर क्लियर हो रहा है कि कौन 12 लाख में सेट होता है और कौन 12,75,000 में। तो ये सारी जानकारियां एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। एमएसएमई, इस बार बजट में एमएसएमई के लिए काफी कुछ सरकार ने करने की कोशिश की है। ये जो परिभाषा में बदलाव किया गया है वो क्या इंडिकेट करता है हार्दिक जी? एमएसएमई के जो परिभाषा है वो क्या कहती है बजट में? मुकेश, आप इसके ऊपर थोड़ा। मैम, इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा आपको विस्तार से। जो हाँ, डेफिनेशन है, एमएसएमई मींस माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, 3 पार्ट में एमएसएमई के जो भी अपने लघु उद्योग, जो भी जो कॉर्पोरेट के अलावा जो भी है, इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। और उनकी डेफिनेशन है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के हिसाब से क्राइटेरिया दिया होगी कि विदिन टर्नओवर है आपका और इतना इन्वेस्टमेंट है, तो आप पर्टिकुलर कैटेगरी फॉलोगे। और उनके सेपरेट बेनिफिट भी दिए हुए हर एक कैटेगरी के लिए इनको। तो यहाँ पे भी इस साल उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन है इसमें चेंज किया है। जैसे माइक्रो एंटरप्राइज की मैं बात करूं तो उनको इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट पहले 1 करोड़ थी वो 2.5 करोड़ कर दिया है। और टर्नओवर जो पहले 5 करोड़ था वो भी 10 करोड़ कर दिया है। नेक्स्ट है स्मॉल एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज में जो पहले इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था वो 10 करोड़ का था, जो 25 कर दिया है। और टर्नओवर जो 50 करोड़ था वो 100 करोड़ कर दिया है। सेम तरीके से मीडियम में जो 50 की लिमिट थी वो 125, और टर्नओवर 250 करोड़ था उसका 500 करोड़ कर दिया है। तो ओवरऑल उन्होंने जो एमएसएमई की जो ओवरऑल ब्रॉड क्राइटेरिया है वो इंक्रीज कर दिया। इससे नंबर ऑफ और भी जो यूनिट्स है या जो भी बिजनेसमैन है उसमें कवर हो जाएंगे, और उनके जो भी एमएसएमई के बेनिफिट्स है उनको फायदा होगा उनको। इवन इस बार बजट में उन्होंने स्पेसिफिक क्रेडिट्स की भी बात की है कि एमएसएमई को एक्स्ट्रा क्रेडिट्स देंगे। तो वो सब जो बेनिफिट है, जो नए डेफिनेशन है, इसमें जो भी एमएसएमई में कवर होगा उनको क्रेडिट की फैसिलिटी मिलेगी।
बिल्कुल, छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये खास एमएसएमई की जो परिभाषा है, थोड़ी-सी सरकार द्वारा चेंज की गई है ताकि ज़्यादा संख्या में उद्योगों को इस डेफिनिशन में शामिल किया जा सके। महावीर जी आपके पास आती हूँ। एमएसएमई के अंतर्गत क्या प्रावधान बजट में देखने मिल रहे हैं? एमएसएमई के लिए क्या-क्या फायदे दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, फिलहाल एमएसएमई को उनके क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो मार्केट में उनका जो भी सेल्स प्रोसीड्स है, उनको विदिन 45 डेज के अंदर उनको पेमेंट करना रहता है। इनकम टैक्स के अंदर ऑलरेडी 43B सेक्शन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, जिसके अंतर्गत कोई भी अगर स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज का कोई भी पेमेंट अगर कोई रिसिपिएंट 45 डेज के अंदर नहीं करता है तो उसको वो इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जैसे एमएसएमई की जो नई परिभाषा बदली है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि एमएसएमई को जो सीजीटी एमएसई के जो लोन मिलते हैं, जिसमें बिना किसी प्रॉपर्टी और कोलेटरल के उन्हें गवर्नमेंट गारंटी के ट्रस्ट के ऊपर बहुत सारी फंडिंग मिलती है। तो इस फंडिंग को और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इसके लिए और भी प्रावधान रखे हैं। तो एमएसएमई को आगे बढ़ाने की कोशिश भी सरकार की ओर से की जा रही है, क्योंकि छोटे-छोटे बहुत सारे उद्योग अब फल फूल रहे हैं, खासकर एंटरप्रेन्योरशिप हम आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे में ये सारी चीजों को भी सरकार ने कवर करने की कोशिश की है। मैं हार्दिक भाई के पास चलती हूँ। हार्दिक जी बताइए, रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ पर इस बजट में किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक्चुअली कस्टम ड्यूटी पे मेरा थोड़ा फोकस नहीं, आई थिंक महेश और कैन थ्रो सम लाइट्स, मोर लाइट। कोई बात नहीं। हाँ, महावीर जी आप बताइए कि हाँ जी, कस्टम में रैशनलाइजेशन में पहले क्या कस्टम में बहुत सारी रेट हुआ करती थी, मल्टीपल रेट्स होने के कारण बहुत सारा इसमें विवाद उत्पन्न होता था। तो गवर्नमेंट ने एक फोकस ये डिसाइड किया है कि अभी जहां तक हो सके नंबर ऑफ रेट्स को कम रखना है। तो इस बार गवर्नमेंट ने 7 रेट्स को कट करके अभी ओवरऑल आज की डेट में ओनली 8 रेट एप्लीकेबल होंगी कस्टम में, जिसमें इंक्लूडिंग 0 रेट है उसमें। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो मल्टीपल टैक्स के रेट जो बीसीडी और बेसिक कस्टम ड्यूटी और अदर देन कस्टम ड्यूटी के जो भी रेट्स थे, यूनिफॉर्मिटी होने से जो प्राइसिंग होगी एट पार होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और चीज इसमें इम्प्लीमेंट की है कि जो सेस थे, कई बार यूजुअली कस्टम ड्यूटी हम क्यों लगाते हैं कि कई बार हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करी हुई चीज जो हम विदेश से खरीदते हैं तो उसकी कीमत कम होती है, उसको डोमेस्टिक मार्केट के एट पार लेने के लिए गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ ड्यूटी लगाती है। उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, इसके अलावा कुछ सेस है, सरचार्ज है, कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह भी लगाती है। तो गवर्नमेंट ने इस बार ये भी प्रावधान किया है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर एक से ज्यादा सेस या फिर सरचार्ज नहीं लगेगा। इसमें क्या है कि कुछ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर चार्ज के नाम से भी पिछली बार बहुत सारी टैक्सेस उसने इंट्रोड्यूस किए थे। इस बार उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर या सेस लगेगा या फिर सरचार्ज लगेगा, सब एक साथ एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगेगा। तो ये इस बार उन्होंने रैशनलाइजेशन कस्टम ड्यूटी में निश्चित रूप से किया है जी। तो इससे भी आम नागरिकों को फायदा होगा। ये जो मोटी-मोटी बातें हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट में एटलीस्ट ये सारी चीजें तो आप तक पहुंचना और आपके लिए समझना जरूरी है। मुकेश जी, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सरकार बढ़ावा दे रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? आप सब यंगस्टर्स भी हैं और जरूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आप पूरा देश कहीं ना कहीं इस पर जब चर्चा कर रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या ह्यूमन पावर पर या ह्यूमन जॉब्स पर, ह्यूमन स्किल्स पर कोई असर पड़ता हुआ दिख रहा है? स्पेसिफिक गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो स्पेसिफिक वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत स्पेंडिंग करते हैं। गवर्नमेंट, मोदी सरकार हमेशा मानती है कि गुड गवर्नेंस कैसे आएगा, कि टेक्नोलॉजी हर एक अपने जो भी गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है वहां पे उनको टेक्नोलॉजी इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक गुड गवर्नेंस आ जाएगा। और इसी थीम के ऊपर इस बार देखेंगे तो बजट में एआई के बारे में भी बहुत सारी अनाउंसमेंट और बहुत सारी बातें निर्मला सीतारमण जी ने की है। और आपका स्पेसिफिक सवाल है कि एम्प्लॉयमेंट के इसके इफेक्ट आएगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो इस चेंजेस को एडॉप्ट करेगा उसके लिए कोई नुकसान नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल नहीं है। आप कीजिए, जब कंप्यूटर आया था नया तो लोग क्या बोल रहे थे, बैंकों में हड़ताल हो गई थी कि अभी बैंक एम्प्लॉय की जरूरत नहीं रहेगी, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा, तो सेम चीज एआई के साथ भी हो रही है। तो एआई को जब अपनी लाइफ में एडॉप्ट करोगे तो अपनी लाइफ स्टैंडर्ड और ओवरऑल जो वर्किंग मेथड है वो इम्प्रूव होगी और उससे हम अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
बिल्कुल, जब कंप्यूटर आए थे तो हम सब डर रहे थे कि कहीं हमारी नौकरियां ना चली जाएं, लेकिन कंप्यूटर ने इस तरह अपनी जगह बना ली और हमारी लाइफ को कुछ और आसान कर दिया। हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी दिशा में आगे बढ़े। हार्दिक जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ। ओवरऑल आने वाले साल में इस बजट का क्या असर होगा देश पर, देश की इकोनॉमी पर या शेयर बाजार पर, क्या कहेंगे? See, definitely due to the savings and boost to MSMEs and the other जो भी हमारे काफी सारे उद्योगों को जो भी बूस्ट दे रहे हैं, तो आई मस्ट से कि हमको इससे बूस्ट मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और ये बजट से डेफिनेटली आने वाले सालों में शेयर मार्केट में भी जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो उसमें भी उछाल आएगा। एंड अदरवाइज ऑल्सो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छा है और ये बजट से भी उसको बूस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल ग्रोथ, it will be a growth story for next 1 decade, I assume. It will be a good growth story. Yes. जी, आशा करते हैं कि भारत उन्नति की दिशा में आगे बढ़े। महावीर जी, एक और आखिरी सवाल मेरे मन में जरूर आ रहा है, क्या मार्केट में पैसा देखने मिलेगा? क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन और ये सारी चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसके चलते हमारे हाथ में पैसा नहीं होता है, मार्केट में पैसा नहीं होता है, सबके बैंक खातों में ही सीधा पैसा देखने मिलता है। तो ऐसा क्या कुछ होगा जिससे मार्केट में भी पैसा रन आउट होता रहेगा? जी, बिल्कुल सही बोला आपने। मोदी गवर्नमेंट शुरुआत से डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है। आज हम जो यूपीआई ट्रांजैक्शन इतना फ्रीक्वेंट और रेगुलर देख रहे हैं, ये उन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज जो कैश ट्रांजैक्शन से पूरी इकोनॉमी मूव होके डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव हो गई है। जहां तक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होने की बात है, हम देख रहे हैं कि जैसे टैक्स सेविंग होता है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बनती है, तो अल्टीमेटली सब पैसा इन्वेस्ट होके डिजिटल इकोनॉमी में आएगा, शेयर मार्केट में आता है। तो इससे लोकल जो डोमेस्टिक कंपनीज है, इनको प्रमोशन मिलता है, इनको बूस्ट मिलता है। तो निश्चित रूप से ये बजट को ध्यान में रखते हुए देखते हैं तो आने वाला समय कंजम्पशन बेस्ड होगा, इन्वेस्टिंग बेस्ड होगा। सब लोग अपनी बचत को मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और उनसे अपना अच्छा रिटर्न बनाने के प्रयास करेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि 2025-2026 का जो बजट है वो आम नागरिकों को सही मायने में फायदा पहुंचाए, देश को उन्नति के शिखरों तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you. और बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें आप सबके लिए जानना जरूरी थी कि नहीं? बिल्कुल जरूरी थी। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये सारी बातें ऐसी है जो हर नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।